नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका एवं आलोचक डॉक्टर पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी रेत का टीला। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गिरधर महतो के पास पुरखों की अर्जित 10 बीघा जमीन एक ऐसी थाती थी जिस पर उसकी हैसियत लिखी थी और उस हैसियत पर वो गर्व करता था। उस जमीन पर केले की खेती से उसे अच्छी आमदनी होती थी। थोड़ी जमीन पर वो खाने पीने लायक धान गेहूं भी उपजा लेता था, जिससे वर्ष भर पूरा परिवार सुख से खाता पीता था। अपनी पत्नी झुनिया के चेहरे पर हर समय अगहन का उल्लास देखकर गिरधर को काम करने की करिश्माई ऊर्जा मिलती थी। द्वार पर बंधे माल मवेशियों की देखभाल करती झुनिया को देखकर उसका मन हमेशा गदगद रहता। कितना खटती है इस सारा दिन। मेरी अपाहिज बूढ़ी माँ की सेवा टहल, चौका चूल्हा और बाल बच्चों की देखभाल के साथ अबोले जानवरों का भी सारा जिम्मा अकेली वही उठाती है। कभी झुंझलाहट बौखलाहट उसके चेहरे पर नहीं दिखता। बसंती झोंका है मेरे जीवन की मेरी झुनिया। गिरधर उसे लालसा भरी आंखों से देखता हुआ प्रफुल्लित मन से हर दिन सुबह काम पर निकल जाता और शाम ढले हसीन सपनों की तरह झुनिया को बाहों में भरकर चैन की नींद सो जाता। उसके जीवन में पत्नी का प्रेम और मेहनत की कमाई का ऐसा मीठा सुख था जिसे वो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा कहता था। पूरा सीजन उसके केले की बाड़ी के आगे ट्रकों की लंबी जमात खड़ी रहती और दिन भर केले के घौंद लादते पैकारों की भीड़ लगी रहती। उसके बूढ़े पिता वहाँ बैठकर हर खेप की गिनती रखते और वो उस ओर से पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने खेत खलिहान में पसीना बहाता खुश रहता। लेकिन इस खुशी को ग्रहण तब लग गया जब कोसी मैया प्रलयंकारी रूप धारण कर अपना गति पथ बदल कुसाह बांध तोड़ती उसके मणिकपुर गांव से होकर गुजरी और उसे दरबदर कर गई। उसके जीवन की काल रात्रि थी वो, जिसमें खेत खलिहान दुआर बथान छप्पर छाजन तक कोसी मैया बहा ले गई। केले की लहलहाती फसल का नामो निशान मिट गया। जमीन का आधा से अधिक भाग हमेशा के लिए कोसी के पेट में समा गया। पानी उतरने पर जो थोड़ी जमीन बची वो पूंजी के अभाव में फिर कभी आबाद नहीं हो पाई। उस डूब के बाद गिरधर फिर कभी तनकर खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन गिरधर में जूझने और सब्र करने का हौसला तब भी शेष रहा। इसलिए धराशायी होकर भी वो खड़ा होने की हिम्मत जुटाता रहा। कर्मठ और मेहनती होने के कारण वो हर तरह का काम कर लेता था। कभी बड़े किसानों के खेत में खटता तो कभी मणिकपुर चौक पर नए बन रहे ठाकुर भूप सिंह के महावीर मंदिर में राज मिस्त्रियों के साथ मार्बल काटने का काम भी कर लेता। कमर तोड़ मेहनत के बाद भी कुछ बचता नहीं था। घर के सभी हिस्से मुंह खोले रहते थे। वो एक की ओर बढ़ता तो दूसरा आवाज़ देकर उसे बुलाने लगता। पल भर के लिए वो ठिठक जाता, फिर दुख के एक कातर निश्वास की तरह उनके बीच से चुपचाप गुजर जाता। हारी बीमारी और उजड़े डीह की अंधियारी में चारों ओर से घिरा गिरधर केले की किसानी और व्यापारी से अनायास कामगार मजदूर हो गया। यह दर्द उसे हर पल सालता रहता था। दिन भर की मेहनत से थककर जब वो घर लौटता तो साग सब्जी के झोले में एक चुप सी उदासी भी दुनिया को मिलती। ना होठों पर पहले वाली मुस्कान होती, ना चेहरे पर पहले वाला श्रम सौंदर्य की ताजगी। निढाल शरीर और मायूस मन लिए वो पहले अपनी अम्मा की खाट के पास जाता, उसका कुशल क्षेम पूछता, फिर तन और मन से पूरी तरह टूट गए पिता की चेतना को झकझोरता हुआ कहता, बलराम काका के पास कुछ देर चले जाया करो बाबू, मन बहलेगा। पूरा दिन घर में बंद रहते हो इसलिए मन सुस्त रहता है तुम्हारा। बिना कुछ बोले पिता संज्ञा शून्य सा उसकी ओर देखते रहते और वो पिता की थरथराती उंगलियों की ओर देखता रहता, जहाँ अदृश्य में कोई गिनती चलती रहती और उंगलियां हिलती डोलती एक दूसरे से टकराती रहती। हर दिन उस घर में ढलती शाम का ये एक स्थायी चित्र था। दुनिया इसे दूर तक महसूस थी पर कुछ कह नहीं पाती। पति का उल्लसित चेहरा देखे उसे जमाना हो गया था। एक दिन भीतर की हताशा और निराशा से विवल होकर दुनिया फूट पड़ी। चंदर के बाबू, अब सहा नहीं जाता, तुम्हारी ओर देखा भी नहीं जाता, तुम्हारी उदास हंसी मुझे रुला देती है। गिरधर ने आंख उठाकर उसकी ओर गौर से देखा तो फूट पड़ी। जीवन का ये पतझड़ कब बीतेगा? लगता नहीं अपनी पड़ती जमीन पर अब कभी हम लहलहाती फसल देख पाएंगे।
न जाने किसकी हाय लग गई। जिंदगी दरबदर हो गया हमारा। कलेजा फटता है चंदर के बाबू अपनी पड़ती माटी देखकर। कोसी माई तो आधा से अधिक लील गई, जो मुंह से उगल कर गई उसे भी हम आबाद नहीं कर पाए। हाय, कैसी राण हो गई हमारी धरती। उसके रुंधे कंठ में खुशहाल अतीत की यादें करहा रही थीं। गिरधर की आंखें भी पनीली हो गईं। वो बीते समय को बिसूरता हुआ कहने लगा, बाप दादा कोसी घाट की ठेकेदारी करके जमीन अर्जे थे, अपनी हैसियत बनाए थे, उसी का दिया सब कुछ था, आज छीन ले गई वो। नदी उस समय सबकी मैया थी जुनिया, सबका भरण पोषण करती थी और अपनी मौज में बहती थी। आज बड़े बड़े बांध बनाकर बंदी बना दिया नदी को तो प्रलय मचाएगी ना। पूरा इलाका डूब गया। विकास के नाम पर विनाश का मंजर है ये। मुआवजे का पिटारा खोलकर सरकार हमेशा मगरमच्छों की बस्ती बसाती है, लेकिन डूब के बाहर हमेशा भीषण सुखाड़ ही रहता है जुनिया। ये इस इलाके का साझा दुख है, सब्र करो। गिरधर शून्य में देखता हुआ कहीं अपने सब्र को भी था रहा था। कुछ देर बाद जुनिया के कंधे पर हाथ रखकर वो भारी मन से बोला, पड़ती जमीन देखकर मेरा कलेजा भी फटता है, लेकिन कहाँ से लाऊं पूंजी, तुम ही बोलो। उजड़े घर को फिर से खड़ा करने में जो कर्जा लिया है वो तो चुकता हुआ नहीं। अब खेती के लिए बैंक से लोन लूँगा तो पसर जाऊँगा। अम्मा बाबूजी की बर बीमारी में भी कितना पैसा जा रहा है। बच्चों का भविष्य भी अंधकार ही दिख रहा है। चंदर मैट्रिक कर लेगा, अगले साल बाहर भेजकर पढ़ाने का सपना पाला था, अब कैसे पढ़ाऊँगा, क्या कर पाऊँगा पता नहीं। दोनों बेटियां एक सम बाढ़ लिए बढ़ रही हैं। जुड़वा बेटियों का ब्याह कितना कठिन होगा मेरे लिए, सोचकर कलेजा बैठ जाता है। क्या करूं कि दिन फिरे हमारे, नहीं समझ पाता। गिरधर का स्वर भारी हो गया था, आंखें डबडबा गई थीं, जिसे देखकर जुनिया ने संयत स्वर में कहा, एक बात कहूं, मानोगे? क्या? गिरधर उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। लाल कोठी वाले ठाकुर यशवंत सिंह से एक बार मिलो ना। बहुत पहले कभी अपनी कामत वाली ज़मीन के मैनेजरी का काम वे तुम्हें देना चाहते थे, लेकिन उस समय अपने खेत खलिहान केला बाड़ी से तुम्हें फुर्सत ही नहीं थी। तुम नहीं रख पाए उनकी बात। फिर भी उन्होंने कई बार तुम्हें संवाद भेजा था। फिर ठकुराइन की बीमारी को लेकर दिल्ली बम्बई की दौड़ लग गई उनकी। पैसा पानी की तरह बहा कर भी वो पत्नी को नहीं बचा पाए। छोटा बेटा सिनेमा बनाने का नशा लेकर बम्बई भाग गया, कितना पैसा वो भी फूंका। उसी समय कामत की ज़मीन पर भी संथालों ने लाल झंडा गाड़ दिया था, याद है ना तुम्हें? ठाकुर साहब की गोली से एक मारा भी गया था। तभी बड़ा बेटा अमेरिका से आकर उन्हें ले गया था और दरोगा सिपाही को पैसा कौड़ी देकर मामला रफा दफा किया गया था। सब याद है ना तुम्हें? गिरधर पुरानी कहानी सुनता हुआ सिर डुलाता चुपचाप जुनिया की ओर देख रहा था। वो फिर कहने लगी, आज मुखिया चाची आई थीं, कह रही थीं ठाकुर यशवंत सिंह अमेरिका से लौट आए हैं, अब गांव में ही रहेंगे। अमेरिका में मन नहीं लगा उनका। सिनेमा में काम करने वाला उनका छोटा बेटा भी बम्बई से उन्हीं के साथ आया है, अब यहीं रहेगा उनके साथ। कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा कारखाना लगाएगा यहाँ। मुखिया चाची बता रही थीं, ज़मीन को लेकर फरीक के बीच बंटवारे का बड़ा मामला भी चल रहा है। यशवंत सिंह के बड़े भाई भूप सिंह के बेटों ने चाचा की बहुत सारी ज़मीन चोरी छिपे उनके पीछे में बेच दी है, जिसे लेकर कोर्ट कचहरी का बड़ा लफड़ा लग गया है। ठाकुर यशवंत सिंह अपने हिस्से की ज़मीन की देखभाल के लिए कोई ईमानदार और कर्मठ आदमी तलाश रहे हैं। मुखिया चाची ने तुम्हारा नाम बताते हुए हमारी बर्बादी की कहानी भी उन्हें बताई है। वे कह रही थीं एक बार तुम उनके पास जाकर मिलो। वे वर्षों पहले भी अपनी ज़मीन की मैनेजरी तुम्हें देना चाहते थे। वे गाढ़े वक्त में ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तुम कहती हो तो कल जाऊंगा जुनिया, लेकिन बहुत भरोसा नहीं है, गिरधर ने ठंडे स्वर में कहा। आशंका और उम्मीद की संभ्रम सी स्थिति में दोनों पति पत्नी मौन साधे करवट बदल कर सो गए। अगले ही दिन जुनिया के दबाव में गिरधर महतो ठाकुर यशवंत सिंह से मिलने गया और ठाकुर साहब ने जिस तरह उसकी अगुवानी की वो उसके लिए अप्रत्याशित थी। वो भीतर तक खुशी से झुरझुरा गया। उसके दुख दर्द की लंबी दास्तान सुने बिना ठाकुर साहब ने आगे बढ़कर गिरधर की अगुवानी की। आओ भाई गिरधर लाल, कैसे याद किया हमें? हम तो तुम्हें परदेश में भी बिसूरते थे। मालिक, गिरधर ने हकलाते हुए छोटा सा संबोधन किया तो ठाकुर साहब बोल उठे, अरे मालिक वालिक क्यों कहते हो भाई?
पहले तो तुम हमेशा मुझे ठाकुरदा ही बुलाते थे। मैं तो तुम्हारा वही ठाकुरदा हूँ। तुम मेहनती और खुददार आदमी हो। मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह बहुत स्नेह से देखता हूँ। कहो, आना कैसे हुआ? गिरधर ने झिझकते हुए कहा। ठाकुरदा, मदद चाहिए आपकी। कोसी मैया के कहर के बाद अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। केला बाड़ी की सारी जमीन तो कोसी मैया निगल गई। बची हुई धार वाली दलदल जमीन भी बरसों से पड़ती पड़ी है। दूसरे के खेत में मजदूरी करता हूँ ठाकुरदा। कभी सोचा नहीं था खेत मजदूर बन जाऊंगा। सब तकदीर का खेला है। बाबूजी इस आपदा से पथरा गए। माई वर्षों से खाट पर पड़ी है। बच्चों का भविष्य भी अंधकार में ही दिखता है। आगे वो विवल होकर गमछे से आंखें पोंछने लगा तो ठाकुर यशवंत सिंह कुर्सी से उठकर उसके पास चले गए। घबराओ मत, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। गिरधर ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके कामत की उस जमीन को जोतने बोने और अगोरने का पूरा जिम्मा ले लूँगा। ठाकुरदा, जो संथालों के कब्जे से छूटने के बाद भी आज तक पड़ती ही पड़ी हुई है। अचानक ठाकुर साहब के चेहरे पर उल्लास की एक गुलाबी आभा बिखर गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गिरधर जैसा कर्मठ और जीवट का आदमी खिदमतगार के रूप में उन्हें अचानक इस तरह मिल जाएगा। उन्होंने दिलकश मुस्कान के साथ सहर्ष हामी भरी और उसी समय 20,000 रुपये देकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा दिया। गिरधर के लिए इतना स्नेह अप्रत्याशित था। वो खुशी में बौराया हुआ घर लौटा। धीरे धीरे ठाकुर यशवंत सिंह का अनुग्रह गिरधर के परिवार पर कुछ इस तरह होने लगा कि वो इस उपकार के नीचे दबता चला गया। ठाकुरदा ने गिरधर महतो के पूरे परिवार को मड़ई से उठाकर कोठी के पिछले भाग में बने स्टाफ क्वार्टर में बुलवा लिया था। सबके सामने ठाकुर साहब जब उसे गिरधर भाई कहकर संबोधित करते तो उसकी छाती गज भर चौड़ी हो जाती। अपनी छोटी सी धरती की बड़ी सी खुददारी उसे धीरे धीरे विस्मृत होने लगी। अपनी जमीन, अपनी फसल का ख्वाब अब उसे बेचैन नहीं करता। वो ठाकुरदा की पड़ती जमीन पर सोना उगाने का संकल्प लेकर दिन रात अपना खून पसीना उनकी बंजर जमीन पर बहाने लगा। देखते देखते हर मौसम की फसलें वहाँ लहलहाने लगीं। अपनी दलदल जमीन पर वो बेमन से कुछ बिछड़े गिरा देता या कभी खरबूजा, लालमी या ककड़ी उगा लेता। उसे अपनी ज़मीन से अधिक चिंता ठाकुरदा को दी हुई जुबान को लेकर होती। गांव में जब नीलगाय का उपद्रव अचानक शुरू हुआ तो गिरधर महतो ठाकुरदा के खेतों की रखवाली में मचान पर अकेले पड़ा पूरी रात जागता और दिन भर पूरे मौजे की परिक्रमा करता हुआ मजदूरों के साथ मिलकर पटवन और कमौनी में लगा रहता। संथालों से मुक्त हुई 10 एकड़ पड़ती जमीन उसकी मेहनत से एक नजीर बन गई थी। खुद से ट्रैक्टर चलाकर उसने उस जमीन को आबाद किया। ठाकुरदा गदगद होकर कहते, गिरधर भाई, तुम्हें जेठ की तपती दोपहरी में मृग शावक सा अपने खेतों पर कुलाचे भरते देखकर मैं भीतर से दहल जाता हूँ। अपने कमरे में एसी की हवा मुझे बेचैन करती है। अपना ख्याल भी रखो भाई, लू लग जाएगी तुम्हें। अमझोरा का शरबत भी रोटी के साथ लेकर जाया करो खेत पर। रसोई में खाना पकाती हुई झुनिया तक यह आवाज़ पहुंची तो वो भी एक आह्लाद से भर जाती थी। बातों के से स्नेहिल स्पर्श से गिरधर के भीतर ठंडी नदी की कोई ऐसी धार गुजर जाती जिससे उसकी सारी थकान काफूर हो जाती थी। जुते बैल की नकेल अपने हाथों में थाम कर ठाकुरदा मंद मंद मुस्कुराते अपनी हवेली में चले जाते और गिरधर अपनी खोली की ओर। गतिमान समय के प्रवाह में दिन, महीने, साल गुजरते गए। ठाकुरदा के उपकारों के सम्मोहक पिंजरे में गिरधर का पूरा परिवार धीरे धीरे कैद होता गया। इस बीच गिरधर की अपाहिज माँ और समय की मार से पथरा गए पिता भी एक दिन इस दुनिया से चुपचाप कूच कर गए। उन दोनों की मौत एक मार्मिक हादसे की तरह घटित हुई थी। हवेली के पिछवाड़े स्टाफ क्वार्टर में एक दिन खाट से उतरने की कोशिश में माई मुंह के बल गिर गई थी और उसका सिर फट गया। उसे उठाने के उपक्रम में पिता भी लड़खड़ा कर उसी के देह पर ढेर हो गए थे। उस समय कमरे में कोई नहीं था। जुनिया और उसकी दोनों बेटियां पूरे दिन हवेली के भीतर ही रहती थीं। ठाकुर साहब के बेटे आयुष की शादी सूबे के दबंग नेता ठाकुर महिपाल सिंह की बेटी से तय हो चुकी थी। ब्याह 6 महीने के बाद होना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन हवेली की रीमॉडलिंग और रंग रोगन का काम अभी से शुरू हो गया था। उतनी बड़ी हवेली में जुनिया ऊपर से नीचे तक फिरकी की तरह नाचती रहती थी। घर के भीतर रसोई पानी, साफ सफाई, आए गए मेहमानों की आवभगत सब जुनिया के जिम्मे ही था।
सास ससुर की बूढ़ी आंखें द्वार पर टकटकी लगाए रहती। जुनिया को जब फुर्सत मिलती उनके लिए खाना पानी रख जाती, लेकिन उनकी तीमारदारी करने की फुर्सत अब उसके पास नहीं थी। गिरधर का भी वही हाल था। उसका पूरा समय ठाकुरदा के खेत खलिहान और कोसी की धार में शुरू की गई मखाना की खेती के प्रबंधन में बीतता था। छोटे ठाकुर आयुष फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक बड़ी योजना लेकर मुंबई से गांव लौटे थे और अपना काम जोर शोर से शुरू कर चुके थे। इस योजना के तहत उसने सबसे पहले तराई वाली दलदल जमीन पर मखाने की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी थी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम जोर शोर से शुरू हो गया था। मखाना के चिप्स, मखाना के पाउडर, गुड़ और तिल वाले मखाना के लड्डू तथा कस्तूरी मेथी, मैगी मसाला के फ्लेवर वाले रोस्टेड मखाना के कई कई व्यंजन तैयार करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल की जा रही थीं। गिरधर का काम लगातार बढ़ता जा रहा था। नदी से मखाने तुड़वाने, पौधे के सोर से काले काले बीजों को छुड़ाकर पानी से छानने और धुलवाने, कढ़ाओं में उसे भुनवाने और बीज को फोड़कर मखाना निकलवाने तक का सारा काम उसकी निगरानी में होता था। कामों में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से ट्रेनर आए हुए थे। फैक्ट्री का उद्घाटन राज्य के उद्योग मंत्री और ठाकुरदा के भावी समधी महिपाल सिंह अगले महीने करने वाले थे और गिरधर को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। माई बाबूजी जिस दिन गुजरे उस दिन भी गिरधर रोटरिंग आभेन मशीन और टम्बलर इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियन के साथ सुबह से कारखाने पर ही था। उसका बेटा चंदन भागता हुआ ये खबर लाया था। गिरधर जब पहुंचा, उसके असहाय माता पिता एक दूसरे को थाम कर पथराई आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। उन निर्जीव आंखों को देखकर उसका भीतर हाहाकार कर उठा। उसे याद आ रहा था, हवेली के पिछवाड़े इस घर की दीवारों को देखते हुए एक दिन बाबूजी ने रेत भरे गले से कहा था, अपने धरान से उठकर कोसी की धार तक जाना था मुझे बबुआ, अब दूसरे के द्वार से माटी उठेगी। बाबूजी की वो आवाज़ किसी सुरंग से आती हुई गिरधर को झकझोर गई थी। गिरधर के लिए एक साथ दो अर्थियों को उठाना और जलाना उसके जीवन की एक अविस्मरणीय पीड़ा बन गई। एक हूक की लहर बनकर वो दर्द उठता और शांत हो जाता। समय बहुत तेजी से बदल रहा था। विकसित होते देश के बड़े होते नक्शे में मणिकपुर गांव की चौहद्दी भी लगातार बड़ी होती जा रही थी। ये गांव शहर के पंजरे से सटा और कोसी सेतु से जुड़ा उत्तर बिहार का ऐसा इलाका था जहां बाजार के विस्तारीकरण की संभावना सबसे अधिक थी। 2 वर्ष में गांव की सारी सड़कें पक्की हो गई थीं। गांव में पेट्रोल पंप, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, पार्लर और फास्ट फूड की कई दुकानें भी खुल गई थीं। कोसी की तराई में एक नया शहर बसने लगा था और नहर के बांध पर बनी झोपड़ियां लगातार विस्थापित हो रही थीं। उद्योग मंत्री के दामाद बनने के बाद से छोटे ठाकुर पूरे गांव के लिए विकास पुरुष बन गए थे। उनके मखाना की खेती और उनकी फूड प्रोसेसिंग का व्यापार विदेश तक फैल गया था और अब उन्होंने मणिकपुर गांव की सीरत और सूरत बदलने के लिए जैसे एक मुहिम छेड़ दी थी। हर दिन एक नए प्रोजेक्ट की योजना लेकर शहर से कुछ लोग आते, खाने पीने का दौर चलता और उनके बीच स्टार्टअप का नया मॉडल तय होता। आयुष सिंह ने अपनी 30 बीघा ज़मीन कुछ दिन पहले ही मेगा फूड पार्क के निवेशकों को लीज पर दी थी, जिसमें बिस्कुट, मसाला, सत्तू, बेसन, अचार आदि उत्पाद तैयार होने लगा था। फूड पार्क में ही मुर्गी दाना के लिए एक कंपनी ने हाल में ही अपना स्टार्टअप शुरू किया था। ठाकुरदा अपने नुमाइंदों के बीच घिरे बड़े गर्व से कहते, हमारे समधी इस इलाके को इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी का छोर हमारे गांव से जोड़ा जा रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग में मैनेजमेंट की हुई हमारी बहू अब महिलाओं की बनाई चीज़ों की स्थायी हाट अपने गांव में शुरू करवा रही है। वीरान पड़ी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र की बिल्डिंग में इसी महीने से रीमॉडलिंग का काम शुरू होगा। महिला आर्ट हाट के नाम से नए बिल्डिंग का शिलान्यास समधी साहब करेंगे। स्त्रियों के हुनर का इतना बड़ा कारोबार अपने गांव में विकसित होगा, क्या आपने कभी सोचा था? ठाकुरदा की आंखों में कामनाओं की गिलहरियां दौड़ रही थीं। उन आंखों की चमक और बातों की खनक से उत्साहित होकर दालान पर बैठे सभी लोग ठाकुरदा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। गिरधर चुपचाप सुन रहा था। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र का महिला हाट में तब्दील होना उसे कहीं व्यथित कर रहा था।
क्योंकि उसके बाबूजी इस केंद्र में बहुत दिनों तक ट्रेनर के रूप में काम किए थे और कामगार लोगों को रात्रि में पढ़ाकर साक्षर बनाए थे। गिरधर का यह दुख अबूझ था सबके लिए। 3 महीने बाद ही महिला आर्ट हाट का उद्घाटन बहुत तामझाम से ठाकुरदा के समधी उद्योग मंत्री महिपाल सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सेल्स गर्ल्स के सुंदर सलोने चेहरे हर काउंटर पर स्वागत के लिए खड़े हो गए। कपड़ों पर उकेरी गई लोक कथाएं, बुनकरों के धागे से काढ़े गए बेल बूटे, बांस दौरी और मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किया गया हुनर का उजास बसंत की धूप बनकर शहर तक फैल गया। छुट्टियों के दिन शहर के लिपे पुते चेहरे भीड़ की शक्ल में वहाँ उमड़ने लगीं, लेकिन जनपद के हुनर का ये उजास कब व्यापारियों और उद्योगपतियों की तिजोरी में अलाउद्दीन का चिराग बनकर समा गया, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई। कलाकारों के जीवन में भूख, गरीबी, बीमारी, उदासी बरकरार रही, लेकिन कोसी की तराई का महिला आर्ट हाट देखते देखते पूंजीपतियों का अंतर्राष्ट्रीय मार्ट बन गया। गांव में अब देहाती पांवों से चलने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते थे। विकास के बेलगाम घोड़े पर हर कोई सवार होना चाह रहा था। बाजार के तिलिस्म और उसकी चकाचौंध में बौराई युवा पीढ़ी जीवन को रंगों में घोलकर पी जाने को बेताब थी। विकासमान भावी संभावनाओं का स्याह पक्ष तेज रोशनी में किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ठाकुरदा के बेटे आयुष सिंह हर बार कुछ नया रचने की कोशिश में अब कोसी की तराई में वाटर पार्क बनवा रहे थे। गांव के लिए ये एक नायाब तोहफा था। ठाकुरदा अपनी मित्र मंडलियों के बीच बेटे की यश कीर्ति फैलाते हुए बड़ी खनक से सबको एक खुशखबरी सुना रहे थे। कोसी की धार में अब वाटर पार्क बनेगा, रेन डांस होगा, वाटर वेब में लोग समुद्री लहर का लुत्फ उठाएंगे। आयुष कोसी की तराई को मुंबई का मैरीन ड्राइव बना रहा है बलभद्र बाबू। कभी मुंबई के मैरीन ड्राइव की सैर किए हैं आप? स्कूल से सेवानिवृत्त बलभद्र बाबू जोर जोर से हंसने लगे। बुढ़ापे में पानी के बगीचे की सैर अब आपका बेटा कराएगा? और वो ठठाकर हंस पड़े। पूरा दालान ठहाकों से गूंज उठा। वाटर पार्क का बनना मणिकपुर गांव की गति प्रकृति का एक नया कथानक था। इस परियोजना ने कोसी की सुषुप्त धार में सतरंगी पाल वाली नाव उतार कर सबकी आंखों में एक रोमांच और कौतूहल भर दिया था। रेत के मैदान में बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें अपने विकराल पंजों को उठाए तुमुल नाद करती जनपद के विकास को नए रूप में देखने का आमंत्रण दे रही थीं। मैरीन ड्राइव की सर्पीली लतरें कोसी की सिहरती देह पर रोशनी का वृत्त बनाती मणिकपुर गांव का नक्शा बदल चुकी थी। वाटर पार्क का विशाल घेरा अपने आगोश में रेत, खेत, जंगल, निर्जन सबको लपेटता हुआ कोसी की धार के मायने बदल चुका था। धुएं की चादर लपेटकर अपनी बाहों में कसमसाती कोसी निढाल पड़ी थी। विशालकाय मशीनों से खनन होती अपनी माटी, अपनी धरती की खुदाई और लहलहाते फसलों और पेड़ों की कटाई को देखकर गिरधर भीतर ही भीतर दहल रहा था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता था। मणिकपुर का भूगोल बहुत तेजी से बदल रहा था। गांव के शहरीकरण के कारण वहां जमीन की खरीद फरोख्त के लिए दलालों और सत्ता के नुमाइंदों की भीड़ अचानक बढ़ने लगी थी। रूमानी सपने देखने वाले बेरोजगार नवयुवकों की टोली दिन रात आयुष सिंह के पीछे लगी रहती थी, जिसमें गिरधर का बेटा चंदन भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनके साथ डोलता रहता था। उसे नई हवा के हुजूम में हवाखोरी करते देख गिरधर बहुत बेचैन था। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर वो बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रहा था, उसकी दिशा बदल गई थी। बेटे के मैट्रिक करने के बाद उसने ठाकुरदा के भरोसे उसके लिए एक नई उम्मीद पाल ली थी। उसका बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, साहब बनेगा। उसके सपनों को पंख देते हुए ठाकुरदा ने कहा था, इसकी पढ़ाई की चिंता तुम क्यों करते हो गिरधर, मैं हूं ना। मेरा एक बेटा अमेरिका में है, दूसरा इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर चुका है, फिर तुम्हारा बेटा क्या हरवाही करेगा? उसे इंटर करने दो, फिर इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए मैं उसे पटना भेज दूंगा। अपनी चासनी लगी बातों से ठाकुरदा हमेशा गिरधर को अपने वश में कर लेते थे। फिर वो सुबह से ढलती शाम तक अपना खून पसीना उनकी ज़मीन पर ढलकाता नई ऊर्जा से लबरेज रहता। लेकिन इन दिनों उसके सपने अनुत्तरित सवाल की तरह उसके सामने खड़े हो जाते थे।
उन अनुत्तरित सवालों को लेकर गिरधर के भीतर एक हलचल मची हुई थी। वो ठाकुरदा से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता था। ठाकुरदा, आयुष बाबू किसी कागज़ पर कल हमसे हस्ताक्षर करवाते हुए कह रहे थे, कोसी की बदहाल सूरत को खुशहाल बनाने जा रहे हैं गिरधर काका, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। कई दिनों से मेरी बलुआही ज़मीन पर दैत्याकारी मशीनें दौड़ रही हैं, बाप दादों की धरती की छाती दरक रही है। क्या मेरी वो पुश्तैनी ज़मीन भी मैरीन ड्राइव में तब्दील हो जाएगी ठाकुरदा? क्या मेरा गांव, मेरा ठाव अब कुछ भी मेरे हिस्से में नहीं रहेगा ठाकुरदा? उसके भीतर का निशब्द हाहाकार उसके कंठ में ही घुटकर रह गया था। पथराए शब्द उसकी छाती पर मुक्के मार रहे थे, लेकिन वो न जाने किस जड़ता से बंधा ठाकुरदा के सामने स्थिर और अवाक खड़ा था। उसकी आंखों के पानी में पिता की परछाई झिलमिला रही थी। वो परछाई धीरे धीरे पुरानी पगडंडियों पर चलती हुई कोसी की धार में समाती चली गई। देखते देखते वहाँ ऑक्टोपस की डिज़ाइन वाला रेन डांस पोडियम का बड़ा सा होर्डिंग दिखाई देने लगा। मैरीन ड्राइव की जगमग बत्तियों के बीच चंदोवे की तरह घूमता रेन डांस पोडियम और उस पर तैरती अलमस्त परछाइयाँ। एक छोर से दूसरे छोर तक रोशनी के बहते झरने में वेब पुल पर सेल्फी में अपनी अदाओं को कैद करने का उतावलापन, जश्न मनाने का भीषण उन्मादी युद्ध। गिरधर एक अनोखा दृश्य देखता हुआ अपने भीतर के अंधेरे में कहीं अपनी बासभूमि के सपनों के साथ अपना गांव, अपना ठाव तलाश रहा था। सहसा उसे लगा जैसे निर्वासन की शर्त पर उसका वजूद कोसी की धार में रेत का टीला बनकर खड़ा है, स्मृति जिव्या होकर भी अपनी आत्मा के प्रकाश से आलोकित और उदात्त। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी रेत का टीला। विकास और बाजारीकरण की भेंट चढ़ते हमारे गांव और कस्बे विलुप्त होते जा रहे हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।